पहले ईरान ने हड़काया, फिर सऊदी ने धमकाया, तो क्या खाड़ी से अमेरिका का हो जाएगा सफाया? 90 साल की दोस्ती आखिर दुश्मनी में क्यों तब्दील हो रही है? आखिर सऊदी अमेरिका से क्यों नाराज है? सऊदी ने क्यों अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल से मना कर दिया? ऐसा लगता है ईरान से दुश्मनी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों से भी ठनती जा रही है। दशकों पुराना भरोसा कांच की तरह चकनाचूर हो रहा है। सऊदी ने हड़काते हुए दो टूक कह दिया, हमारा एयर स्पेस अमेरिका के लिए बंद है। कतर, कुवैत, बहरीन भी नाराज नजर आ रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि अमेरिकी बेसों का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए होगा, ट्रंप के सनकीपन हमलों के लिए नहीं होगा। और खाड़ी देशों का अब अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया। यह बात मैं आपको लगातार बता रहा हूं और अब उसके परिणाम भी आमने सामने दिखने लग गए हैं। अमेरिका ने सुरक्षा का भरोसा तो बहुत दिया, लेकिन जब ईरान ने मारना शुरू किया तो अमेरिका दूर दूर तक नजर नहीं आया। बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, अमेरिकी सेना नाकाम हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का वो वादा नहीं निभाया जो अब तक वो मिडिल ईस्ट के देशों से करते आ रहे थे, और उल्टा ट्रंप के सनकपन की वजह से ईरानी हमलों में खाड़ी देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। मौजूदा आलम यह है कि कोई भी ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं। ये देश अपनी सुरक्षा का कवच खुद तैयार कर रहे हैं। अमेरिका को इनकार कर रहे हैं कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हमारी जमीन पर आपके बेस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी हथियारों और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर जो भरोसा बना हुआ था मिडिल ईस्ट के देशों का, वो अब चूर चूर हो रहा है। जब खाड़ी देशों को यह लगा कि मुसीबत के वक्त में अमेरिका है ही नहीं, तो फिर अमेरिका की जरूरत किसे है? क्या मिडिल ईस्ट के पास पैसों की कोई कमी है? क्या वो किसी और देश से हथियार नहीं ले सकते हैं? क्या वो रूस चीन से साझेदारी नहीं कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अब वक्त खत्म हो रहा है। खाड़ी के देशों में अमेरिका का सूर्यास्त होने वाला है, यानी अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा मेहमानों के सबसे बड़े पैनल के साथ। अमेरिकी इतिहास में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी कल्पना न डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, ना अमेरिका के कर्ता धर्ताओं ने की थी। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी साम्राज्य का सूर्यास्त होने वाला है। दशकों तक खाड़ी देशों का रक्षक कहलाने वाला अमेरिका आज उन्हीं देशों की आंखों में खटकने लगा है। सऊदी ने तो सीधे सीधे अमेरिका को ठेंगा दिखाया है, वही सऊदी जो 90 साल से अमेरिका का दोस्त है। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम को कामयाब बनाने के लिए जब अमेरिका ने सऊदी से अमेरिकी बेस और सऊदी के एयर स्पेस की परमिशन मांगी, तो प्रिंस सलमान ने मना कर दिया। यह देश कल तक वॉशिंगटन के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे, वही आज ये कह रहे हैं बस अब और नहीं। ईरान के साथ तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आक्रामक नीतियों ने खाड़ी देशों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां पर खाड़ी देशों का अमेरिका से भरोसा ही खत्म हो गया। ईरान के बाद अब ट्रंप की सऊदी से ठन गई है, और वो भी सऊदी के प्रिंस सुल्तान से, जो कभी सबसे करीबी हुआ करते थे। और सऊदी अकेले नहीं है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन एक एक करके सब हाथ खींचने की तैयारी में। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि आपके सनकपन के लिए, आपकी तानाशाही के लिए हमारे एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान के बाद सऊदी अरब से ट्रंप की दुश्मनी कैसे बढ़ गई, इसे सबसे पहले देखते हैं। यूएस के लिए अपने एयर स्पेस और बेस के इस्तेमाल पर सऊदी ने रोक लगा दी। एयर बेस के इस्तेमाल पर रोक से यूएस का प्रोजेक्ट फ्रीडम फ्लॉप हो गया।
36 घंटे के अंदर ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा और सऊदी अरब ने अमेरिका से किनारा कर लिया। सऊदी अरब ने सऊदी फर्स्ट की नीति अपनाई। सऊदी अरब ने अपनी जमीन को युद्ध का मैदान बनाने से मना कर दिया और अमेरिका पर पक्षपात का आरोप लगाया। ईरान युद्ध में इजरायल की सुरक्षा के लिए सऊदी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कुछ सालों में सऊदी का डॉलर के अलावा अन्य कई करेंसी में व्यापार भी सामने आया है। इसके अलावा वो ओपेक से भी बाहर आ गया और सऊदी ब्रिक्स के लिए भी सक्रिय हो गया है, जो अमेरिका को बहुत रास नहीं आ रहा है। सऊदी का रूस और चीन के साथ तेल उत्पादन पर भी तालमेल है। सऊदी ने यूएस दबाव के बावजूद उत्पादन कम रखने का फैसला किया है। लेकिन सऊदी की नाराजगी क्यों है? सऊदी इस बात पर नाराज है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले खाड़ी देशों को भरोसे में नहीं लिया और अब जब प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाकर पर्शियन गल्फ में अमेरिका ऑपरेशन करना चाहता था, उस वक्त भी खाड़ी देशों को जानकारी नहीं दी गई। इसलिए सऊदी कह रहा है कि हमारी जानकारी के बगैर हमारे इलाके में सैन्य ऑपरेशन और बिना हमें भरोसे में लिए करना धोखेबाजी की तरह है। खाड़ी के देश इसे ट्रंप के पाखंड और अमेरिका की बेवफाई की तरफ देख रहे हैं और यही बात उन्हें मजबूर कर रही है, जो काम उन्होंने दशकों तक नहीं किया। वो अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं और ट्रंप ने ईरान के साथ जो तलखी दिखाई, उसका खामियाजा डायरेक्ट अमेरिकन सॉइल पर नहीं हुआ। डायरेक्ट अमेरिका में कोई हमला नहीं हुआ। ईरान ने किसको रगड़ा? ईरान ने दोस्ती का आरोप लगाकर खाड़ी के देशों को रगड़ा। यानी हमला ट्रंप ने किया, नुकसान खाड़ी को हुआ। ईरान के हमलों ने सऊदी और यूएई की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। अमेरिका मूक दर्शक बना रहा। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के हथियार सब के सब बौने साबित हुए। तो ये तो सऊदी अरब की कहानी रही। अब बाकी के मिडिल ईस्ट देशों का हाल भी जान लीजिए। कतर, कुवैत, बहरीन सहित मिडिल ईस्ट देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस का उपयोग नहीं होने देंगे। अमेरिकी बेस का केवल रक्षात्मक अभियानों तक ही सीमित विकल्प का इस्तेमाल करें। कतर ने अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और मिडिल ईस्ट देशों ने वॉर शुरू होने से पहले ही सैन्य सहयोग देने से इनकार किया था। तो आखिर यह भरोसे की दीवार ढह कैसे गई? इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों से सुरक्षा के बड़े बड़े वायदे किए, बहुत बड़े बड़े हथियार डील किए, लेकिन जब असलियत में ईरान की ओर से हमले हुए और खाड़ी देशों के तेल संयंत्र को निशाना बनाया गया, तब अमेरिका गायब हो गया। जबकि अमेरिका ने यह वादा किया था कि वह अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह खाड़ी देशों की रक्षा करेगा, लेकिन हकीकत में खाड़ी देशों को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए खाड़ी देश अमेरिका पर अब भरोसा नहीं करना चाहते। खाड़ी में सैन्य कार्रवाई से पहले 1-to-1 बातचीत करेंगे, यह वायदा किया था अमेरिका ने, लेकिन हकीकत तो यह रही कि ट्रंप ने बिना खाड़ी देशों को भरोसे में लिए ईरान पर हमला कर दिया। खाड़ी देशों को फुल सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन ईरान के हमले से बचाने में नाकाम रहे। कहा था हर कीमत पर आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन हकीकत यह थी कि सिर्फ इजराइल को अमेरिका ने प्राथमिकता दी इस लड़ाई में। युद्ध का खाड़ी के देशों के तेल व्यापार पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन दुनिया जानती है कि ईरान के हमले और होर्मुज बंद होने की वजह से खाड़ी देशों के तेल पर कितना असर हुआ और दुनिया को क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। वादा यह भी था कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, लेकिन ईरान ने खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हमला बोल दिया। अब मिडिल ईस्ट के पास विकल्प क्या है? बहुत सारे विकल्प हैं। मिडिल ईस्ट के पास ब्रिक्स का विकल्प है, चीन रूस का विकल्प है, और चीन और रूस केवल इस इलाके में व्यापार नहीं करते, बल्कि वो कह रहे हैं हमने जैसे ईरान को स्ट्रेंथन किया है, हम आपको भी स्ट्रेंथन करेंगे। आपको इस डॉलर के चक्रव्यूह से बाहर आना होगा। और सऊदी अरब ने तो रक्षा के लिए रूस की ओर कदम भी बढ़ा दिया है। चीन से हाथ मिलाने की तैयारी है। डॉलर के बजाय युआन में व्यापार हो रहा है। खाड़ी देशों ने महसूस किया कि ट्रंप की नीतियां केवल अमेरिका
फर्स्ट तक सीमित है। उनके सनकपन ने खाड़ी को युद्ध की आग में झोंका और अमेरिका इसमें हाथ सेकता रहा। नुकसान मिडिल ईस्ट का हुआ, पूरी दुनिया का हुआ। और यही बातें मिडिल ईस्ट को यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या वो अब इस खेमे में रहना चाहते हैं या फिर इस खेमे से निकलना चाहते हैं। यहां तक कि खुद की सुरक्षा करने की तैयारी भी कर रहे हैं मिडिल ईस्ट। जनवरी 2026 में सऊदी अरब में एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। सभी खाड़ी सहयोग परिषद देशों की सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय कवच बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के खतरों से बचने के लिए क्षेत्रीय कवच तैयार करने की बात है। रडार और मिसाइल चेतावनी प्रणालियों को आपस में जोड़ने की बात है। सऊदी अरब का रक्षा बजट लगभग 78 अरब डॉलर का आवंटित है। सऊदी अरब की कंपनी SAMI अब खुद हथियार और ड्रोन्स बना रही है। यूएई का एज ग्रुप खुद हथियार बना रहा है। कतर, कुवैत जैसे देशों का रक्षा क्षेत्र में खुद की तकनीक विकसित करने पर जोर है। इसके अलावा खाड़ी देश बहुत तेजी के साथ रूस, चीन, टर्की, दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा सौदे कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने खुद को तैयार नहीं किया तो भविष्य में कोई अमेरिका, कोई यूरोप, कोई नेटो, कोई ब्रिटेन उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। अब मिडिल ईस्ट में कितनी मौजूदगी है, इसके बावजूद वो खाड़ी देशों की रक्षा नहीं कर पाए, ये भी जरा देख लीजिए। अमेरिका कहां कहां पांव जमाए हुए है, अमेरिकी बेसिस कहां कहां तैनात है, और वो भी किस लिए? सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऑयल के लिए। मिडिल ईस्ट से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। कतर का अल उदैद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। अगर आप बहरीन को देखेंगे, ये है, देखिए, ये जितने ब्लिंक करते हुए जगह आप देख रहे हैं सब अमेरिकी बेस हैं और सब खाड़ी में मौजूद है। आप इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, कुवैत देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए। तो ये जो इलाका है वो इस वक्त सबसे ज्यादा सेफ माना जाए इस मैप के लिहाज से। लेकिन जब अमेरिका ही सेफ नहीं है तो वो बाकी दूसरों की सुरक्षा कैसे करेगा? ये तमाम वो बेसिस हैं जिनके दम पर अमेरिका खाड़ी देशों की सुरक्षा करने पर घमंड करता था, लेकिन उसी घमंड को ईरान ने चकनाचूर कर दिया। मिडिल ईस्ट के देश अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो अमेरिकी बेस के भरोसे नहीं रहना चाहते और ना ही अमेरिकी मनमानी में हाथ मिलाना चाहते हैं। यानी अमेरिका का बोरिया बिस्तर मिडिल ईस्ट से बनने वाला है और खाड़ी के मुल्क अपना मुकद्दर खुद लिखना चाहते हैं। और बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, साउथ चाइना सी में भी अमेरिका सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जापान और साउथ कोरिया अपनी तैयारी में लग गए हैं। वो भी अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। तो जो दो बड़े फ्रंट थे वहां अमेरिका इस वक्त सबसे बड़े सेटबैक में। तो क्या मिडिल ईस्ट में एक नया सूर्योदय देखने को मिलेगा? साउथ चाइना सी में क्या अमेरिका के बाद अब चाइना ज्यादा पावरफुल है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल जय सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर AK पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं संजीव श्रीवास्तव जी से लेना चाहूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, मिडिल ईस्ट में सऊदी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि हम ना एयरबेस का इस्तेमाल होने देंगे ना एयर स्पेस का इस्तेमाल होने देंगे। देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में जो वेस्ट एशिया में जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है और ये अमेरिका और उसके जो वेस्ट एशिया के एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके बीच में इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर के ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ठीक तरीके का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया और ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक जो
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए और वहाँ पर एक स्मूथ पैसेज क्रिएट करने के लिए अमेरिका जो सऊदी अरेबिया और अन्य जो राष्ट्रों के अपने जो वेस्ट एशियन एलाइज के जो बेसिस इस्तेमाल करना चाहता था उसकी उन्होंने उसे इजाज़त नहीं दी है। लेकिन ये जो एक मिसकम्युनिकेशन को भी दर्शाता है कि अमेरिका और उसके जो वेस्ट एशियन एलाइज के बीच में ये जो एक संवाद का में कमी कहीं रही और जिसकी की वजह से ये समय रहते सहमति नहीं बन पाई और अमेरिका को इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज देना पड़ा है, हालांकि उसे कैंसिल नहीं किया गया है। लेकिन वहीं उसी तरीके का एक जो स्थिति आप ईरानियन इस्लामिक रिजीम के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पर जो IRGC कुछ बयान देती है, वो सिविलियन लीडरशिप कुछ बयान देती है और कई बार एक दूसरे के बयानों को खंडन करते हुए भी वो नजर आते हैं। तो ये जो पूरी जो एक सिचुएशन है दोनों ही पक्षों में, वो एक मिसकम्युनिकेशन की जो स्थिति है वो इस संकट को बढ़ाने का ही कार्य कर रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका जो डीवेपनाइजेशन, डीकम्बटाइजेशन और एक उसका जो नॉर्मलाइजेशन करने की नितांत आवश्यकता है, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की और एक इंटरनेशनल वाटर वेज को नॉर्मलाइज तरीके से संचालित करते रहने की सभी के लिए नितांत आवश्यकता है। ईरान के ऊपर भी इसका दबाव है और जाहिर है कि चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, सभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़े तरीके से आश्रित हैं। सभी इस बात को चाहते हैं कि वहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इससे प्रभावित है और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि उसका जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो कि ईरान के अंदर स्ट्राइक्स करने का था वो कंक्लूड हो चुका है, उसको अमेरिका ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी है। लेकिन जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो अभियान अमेरिका चलाने की तैयारी कर रहा था वो एक डिफेंसिव ऑपरेशन है और जैसा कि मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मैं उनके बयानों को सुन रहा था, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेशर दिया और उसमें उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट फ्रीडम के संदर्भ में ये कहा कि वो एक डिफेंसिव ऑपरेशन है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है। लेकिन उसको लेकर के जो वेस्ट एशिया के एलाइज ऑन द बोर्ड अभी भी नहीं है, क्योंकि शायद इसके संदर्भ में उनको सूचना नहीं दी गई थी और इसी वजह से ये पॉज की सिचुएशन है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि यदि ये जो स्टेलमेट इसी तरीके का बना रहा तो ये और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही बाधित रहा तो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, सभी इससे गंभीर रूप से पहले से प्रभावित हैं। वो GCC की जो बैठक हुई उसमें भी उन्होंने इस बारे में चर्चा की और वो अब स्वयं से कुछ इनिशिएटिव वगैरह लेने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि वो खुद इतने दबाव में है। ईरान भी इससे भारी दबाव में है कि ईरान का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है और अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेट किया हुआ है। तो ऐसे में तो ये पूरा सिचुएशन ईरान के लिए भी घातक है और ईरान भी इससे भारी दबाव में। ईरान के लिए तो घातक है सर, लेकिन सिस्टम तो अमेरिका का कोलैप्स कर रहा है मिडिल ईस्ट में, प्रॉब्लम वहां पर है। सोली सर को आपको क्या लगता है? सोली सर। जय हिंद विवेक जी। जय। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ, जब से ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ तब से मैं जब आपके चैनल पे आया, दूसरे चैनल्स पे गया, मैंने कहा कि जब आज से 25 से 30 साल के बाद इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सबसे बड़े ब्लंडर माने जाएंगे, क्योंकि इस युद्ध के बाद 4 बड़ी चीजें होंगी। पहला, अमेरिका की महाशक्ति का जो ओहदा था वो घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट में ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेगा। तीसरा, एक नया संगठन बनेगा RIC, रशिया, ईरान, चाइना। और चौथा, आने वाले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में फिर जंग होगी जब पहला वार ईरान करेगा इजराइल पे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।